अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। Students, in today's grammar lecture, we are going to discuss the clause and its types. First one, what is clause? A clause is a group of words that contain a subject and predicate. It forms a part of a sentence. If a clause makes complete sense in itself, it is called the main clause or the principal clause of the sentence. If it depends on another clause to complete its meaning, it is called subordinate clause. बेटा क्लॉज जो है वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और ऐसा क्लॉज जो कि किसी भी सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट कर दे उसको हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और एक ऐसा क्लॉज जो कि दूसरी लफ्ज़ों के ऊपर या दूसरे मीनिंग्स के ऊपर डिपेंड करे उसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। द वर्ड और वर्ड्स दैट कैन जॉइन a subordinate clause with the principal clause are called subordinating conjunction. किसी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जब मिला दिया जाए तो उसको मिलाने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। 3 तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। A clause, a group of words that function as one part of speech and that include a subject and a verb. आप ये भी clause की definition कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन, a clause functioning as an adjective. एडजेक्टिव के तौर पर कैसे फंक्शन करता है? My friend who has autism is brilliant at quizzes. तो देखें यहाँ पर who जो है सब्जेक्ट है, has वर्ब है और इसके अंदर ये जो ऑटिज्म है ये क्या कर रहा है? एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लॉज ऑफ एन एडजेक्टिव हो जाएगा। सेकेंड वन, अ क्लॉज फंक्शनिंग एज अ नाउन। एक क्लॉज फंक्शन कैसे नाउन के तौर पर कैसे फंक्शन करता है? व्हाट सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैपन जो है वर्ब को, और आई कैन नॉट रिमेंबर अ थिंग, ठीक है। तो ये जो क्या है ये एक थिंग है यानी कि नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड वन, अ क्लॉज फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब। एडवर्ब के तौर पर कैसे फंक्शन कर रहा है? ही पुट ऑन वेट व्हेन ही स्टॉप्ड रनिंग। ही जो है सब्जेक्ट है, स्टॉप वर्ब, और जो क्विकली जो है यानी कि रनिंग जो है इसके अंदर पुट ऑन जो वेट है ये एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एडवर्ब के तौर पर यहाँ पे क्लॉज काम कर रहा है। नेक्स्ट वन, काइंड्स ऑफ क्लॉजेज की इसकी 2 टाइप्स हैं। अ क्लॉजेज हैज़ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब, और दूसरे नंबर पे यूज्ड एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, 2 तरह के होते हैं। उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। फर्स्ट वन, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कैन बी ओनली वन वर्ब, वन क्लॉज और मोर क्लॉजेज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक वर्ब भी हो सकता है, एक क्लॉज भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा क्लॉजेज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप, वी शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम, आई हैव 3 dogs and my brother has only one, although he is poor his children are well educated, she cried because she lost her motorbike, who did you call। ठीक है, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। ये किसी भी
अपनी बात को करने के लिए किसी दूसरे वर्ड्स का सहारा नहीं ले रहे, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इसलिए हम इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट वन बेटा डिपेंडेंट क्लॉज। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डिपेंडेंट क्लॉज इज वन दैट रिलाइज ऑन बीइंग यूज्ड विद अनदर क्लॉज, यूजुअली अनदर टाइप ऑफ क्लॉज, द इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन यूज्ड ऑन इट्स ओन, a dependent clause will not create a full sentence and needs further information to turn it into one। बेटा डिपेंडेंट क्लॉज नाम से पता चल रहा है एक ऐसा क्लॉज जो कि दूसरी चीज़ों के ऊपर इन्हिसार करता है, और वो दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो कोई दूसरा क्लॉज भी हो सकता है, यानी कि कोई भी दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। और अपने सेंटेंस की जो सेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए वो दूसरों के ऊपर इन्हिसार कर रहा होता है। एग्जाम्पल देंगे, व्हेन द एयरप्लेन लैंड्स वी विल गेट ऑफ इट। तो देखें यहाँ पर जो अपनी बात जो है वो डिपेंड कर रहा है दूसरे फिक्रे के ऊपर, ठीक है। बिकॉज आई कैन नॉट गो टू द कंसर्ट यू कैन हैव माई टिकट्स। क्योंकि मैं कॉन्सर्ट पे नहीं जा सकता तो तुम मेरी टिकट ले सकते हो। तो पूरा करने के लिए दो क्लॉजेज यूज़ किए गए हैं यहाँ पे, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ही कैन राइट much more neatly than his girlfriend can. If you work on Saturday, I will look after your child for you। टाइप ऑफ क्लॉजेस के अंदर बेटा नाउन क्लॉज सबसे पहले। अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट प्लेज अ रोल ऑफ अ नाउन। एक नाउन क्लॉज जो है ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज की एक किस्म है, ठीक है। जैसा कि नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। लाइक एनी नाउन, अ नाउन क्लॉज कैन बी अ सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट। किसी भी दूसरे क्लॉज की तरह नाउन क्लॉज भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, what Billy did shocked his friends। A noun clause can be an object of a word। देखिए यहाँ पर वो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे आ सकता है कि Billy's friends didn't know that he couldn't swim। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है नाउन क्लॉज। उसके बाद नाउन क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, जैसा कि Billy's mistake was that he refused to take lesson। प्रपोजिशन के तौर पर भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन के तौर पर। मैरी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट बिली डिड। और ये जो है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी काम करता है, जैसे कि एवरीबडी इज सैड दैट बिली ड्रॉन्ड। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव क्लॉज। अ क्लॉज कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब और गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। किसी भी नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो क्लॉज यूज़ किया जाता है उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। वी कॉल दिस काइंड ऑफ अ क्लॉज एन एडजेक्टिव क्लॉज और अ रिलेटिव क्लॉज। हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। आई लाइक टू वॉच मूवी विच मेक मी लाफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर काम कर रहा है। द स्ट्रॉबेरीज डैट आई बॉट वर डिलीशियस, ठीक है। तो ये डैट आई बॉट जो है ये क्या है, नाउन के अंदर नाउन है स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। पीपल हु ड्राइव टू फास्ट शुड बी मोर केयरफुल। तो देखें पीपल यानी कि लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन, कौन से लोग जो तेज़ गाड़ी चलाते हैं या तेज़ ड्राइव करते हैं। द ऑफिशियल्स होम वी इलेक्टेड हैव एन इम्पॉर्टेंट जॉब टू डू। वो कौन से ऑफिशियल्स हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है। डू यू नो द मैन हुज पिक्चर इज़ इन द न्यूज़पेपर। क्या उस आदमी को जानते हो जिसकी पिक्चर जो थी वो न्यूज़पेपर में थी। देखें नाउन को इलेबोरेट किया जा रहा है, इस वजह से हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब क्लॉज। एन एडवर्ब क्लॉज comprises a subject and a verb and that's why not every group word is an adverb clause। किसी भी सब्जेक्ट या वर्ब के को जब बढ़ाकर बताया जाए तो वो एडवर्ब क्लॉज होगा, ठीक है। At the start of every adverb clause there is a subordinate conjunction after, though, before and if। किसी भी adverb clause के start में हमेशा subordinate conjunction यूज़ की जाएगी। For example, after, although, because and if, ये वाली। A sentence composed of a group word that function as an adverb and does not comprise of a subject and a verb, then it's an adverb phrase। और एक ऐसा sentence जो या ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो कि फंक्शन कर रहा है एडवर्ब के तौर पर और उसके अंदर सब्जेक्ट या वर्ब जो है वो नहीं होंगे, तो हम उसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे।
फंक्शन क्या है इसका बेटा? एन एडवर्ब क्लॉज इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू ऐड रेलेवेंट एंड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन टू योर कंटेंट। अपने कंटेंट या के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम एडवर्ब क्लॉज को यूज़ करते हैं। पोजीशन क्या होगी इसकी या कहाँ पे इस्तेमाल होगा? व्हेन एन एडवर्ब क्लॉज इज प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस इट इज़ यूजुअली फॉलोड बाय अ कॉमा। जब भी हम एडवर्ब क्लॉज को स्टार्ट में यूज़ करेंगे सेंटेंस के तो हम उसके साथ कॉमा लगाएंगे। Comma separate the adverb clause in the middle of the sentence. This is not the usual presentation since there is an interruption of the form's foremost thought. तो यहाँ पर जब दरमियान में आ जाएगा तो हम उसको दोनों तरफ से कॉमा लगा देंगे। When placed at the end of the sentence, an adverb clause does not require any additional punctuation. और जब ये लास्ट पे आता है किसी भी सेंटेंस के तो उसको साथ किसी भी कॉमा या फुल उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज की टाइप्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन टाइम। टाइम जैसे कि व्हेन कब टाइम पूछा जा रहा है ना। फॉर एग्जांपल आफ्टर द फ्रूट इज़ हार्वेस्टेड इट इज़ सोल्ड एट द मार्केट। तो टाइम बताया जा रहा है कि जब फ्रूट जो है वो उनको हार्वेस्ट किया जाएगा तो उसको मार्केट में सोल्ड किया जाएगा। प्लेस यानी कि वेयर, कहाँ। वेन एवर देर आर कंप्यूटर्स देर इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। कॉज वजह होनी चाहिए यानी कि वाई या वट कॉज्ड इट। आई डिडेंट कॉल हर बिकॉज आई एम शाय। तो देखें बिकॉज के ज़रिए अपनी बात को वजाहत दी जा रही है कि क्यों, वजह बताई जा रही है। कंट्रास्ट यानी कि किसी भी कंपैरिजन किया जाए आपस में। हाउ के ज़रिए, कैसे। ऑल्दो जे हैज़ अ मास्टर्स डिग्री ही वर्क्स एज अ स्टोर क्लर्क। कंपैरिजन किया जा रहा है कि बेशक जे के पास मास्टर की डिग्री लेकिन फिर भी वो क्लर्क के तौर पर काम कर रहा है। कंडीशन यानी कि हालत क्या होगी? इफ़ यू सेव योर मनी यू विल बी एबल टू गो टू कॉलेज। अगर तुम अपने पैसे को सेव करते हो तो क्या हालत होगी, क्या कंडीशन होगी कि तुम कॉलेज जाने के काबिल हो सकोगे। पर्पज़ मकसद क्या होगा? वाई के ज़रिए। शी टूल अ कंप्यूटर कोर्स सो डैट शी कुड गेट अ बेटर जॉब। ठीक है, यानी कि पर्पज़ मकसद बताया जा रहा है। रिजल्ट यानी कि नतीजा क्या होगा? द स्टार्स आर सो फार अवे दैट दे कांट बी सीन विदाउट टेलीस्कोप। मैनर यानी कि हाउ, किस तरीके से। एंशियंट पीपल यूज स्टार एज इफ दे वर कैलेंडर्स। नेक्स्ट वन बेटा रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर ही लेंगे। जैसा कि हम एडजेक्टिव क्लॉज को हमने किया वैसे ही हम रिलेटिव क्लॉज, एक ही बात है ये सारी, और ये सारी वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट वन बेटा कंप्रीहेंशन पैसेजेस। ठीक है, कंप्रीहेंशन पैसेजेस हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं 4, अब हम 5th वाला करने लगे हैं। फॉर 3 years द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन दिस वैली, मैनी ऑफ द मुस्लिम्स टू ज्वाइन दैम। ऑल सप्लाइज टू द वैली वर कट ऑफ द मक्कन्स saw to it that no food or drink reached Banu Hashim. The poor Banu Hashim had to live on the leaves and roots of trees and bushes. The condition of children was particularly pitiable. At last, some kind-hearted Makkans took pity on Banu Hashim. They tore to pieces the agreement hanging in the Kaaba. The hunger-stricken Banu Hashim were thus able to come back to their homes. So student, you have to answer the questions which were asked there from this paragraph. First one, who lived for 3 years in the valley? So the answer is the master and all his relatives lived in the valley. Second one, who joined the master and his relatives? Many of the Muslims joined them. Third one, what did the Makkans do? So the answer is Makkans cut off the supplies of food and drink to Banu Hashim. Fourth one, how did the Banu Hashim live? So the answer is Banu Hashim lived on the leaves and roots of trees. Fifth one, what was the condition of the children? So the answer is the condition of the children was pitiable. Sixth one, who took pity on Banu Hashim? So the answer is some kind-hearted Makkan's leader took pity on them. Next one beta, story writing. Next story is the donkey trapped in his own trick. This one is fourth story. A salt trader used to bring salt from the city on his donkey's back. There was a stream on his way. One day the foot of the donkey slipped and it fell down into the stream. Its master helped it to stand up with great difficulty. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नमक का ताजर
अपने गधे की पीठ पर नमक लाद कर ला रहा था। रास्ते में एक नदी थी। उसके गधे का पाँव स्लिप हुआ और वो नदी में गिर गया। उसके मालिक ने बहुत मुश्किल से उसको खड़ा किया। इन द मीन टाइम a large quantity of salt dissolved in the water, and the donkey was delighted to find the load lighter than before. The next day it sat down in the midstream to lessen its load. उसी टाइम नमक की बहुत बड़ी तादाद जो थी वो पानी में हल हो गई और गधे का जो बोझ था वो कम हो गया। अगले दिन गधा जो है वो जानबूझकर नदी के दरमियान में बैठ गया ताकि वो अपने वज़न को कम कर सके। द ट्रेडर saw through its trick. He made up his mind to teach donkey a lesson. One day he loaded it with 2 bales of cotton. As usual, it sat down in the stream to lighten its load. गधे के मालिक ने इसको देखा और वो उसकी इस हरकत को पहचान गया। उसके जहन में एक तरकीब आई। एक दिन उसने गधे पर कपास की गांठें जो हैं वो लाद दी। ठीक है। मामूल के मुताबिक गधा जो है वो नदी के दरमियान में बैठ गया अपने वज़न को कम करने के लिए। बट व्हेन इट गॉट अप इट कुड नॉट वॉक अंडर द हैवी लोड ऑफ सॉक्ड कॉटन। द डंकी रिजॉल्व नेवर टू रिपीट इट्स दिस ट्रिक इन फ्यूचर। लेकिन जब गधा उठा तो वो जो कपास की गांठें थी वो पानी की वजह से बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी थी। गधे को अपनी उस हरकत का सबक मिल गया और उसने आइंदा कभी उस हरकत को ना दोहराने का अज़म किया। सो द मोरल लेसन इज़ डू नॉट प्ले फाउल। कभी भी गलत तरीके से ना खेलो। एक्सपीरियंस इज़ बेस्ट टीचर। और एक्सपीरियंस जो है वो सबसे बेहतरीन उस्ताद है। नेक्स्ट वन बेटा, लेटर राइटिंग। लेटर इज़ अबाउट to your mother. Write a letter to your mother about the test you have just taken. अपने हाल ही में दिए हुए टेस्ट के बारे में अपनी वालदा को ख़त लिखना है। सो द लेटर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, यानी कि डेट लिखेंगे। फिर उसके बाद जिसको लिखा जा रहा है यानी कि डियर मदर। सेंटर में बेटा हम अपनी बात लिखेंगे, अपना मकसद। It was an utter joy to receive your letter a few days ago. I am happy to know that you are enjoying life in good health and spirits. I apologize for not being able to write to you earlier. Actually, I was as busy as a bee in preparing for my test in English, mathematics, physics, and chemistry. To my relief, they finally ended yesterday. My performance in the test was very satisfactory. As you know, I am a bit weak in English grammar. Presently, I have convinced myself to devote 2 complete hours to this subject every day. And you know, labor and hard work never goes waste. I am sure that I shall make up my deficiency in English in the test. I also hope to get full marks in other subjects as well. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने आपका ख़त जो था वो कुछ दिन पहले रिसीव किया और मैं बहुत ही अच्छी हालत में या सेहत की अच्छी हालत में हूँ। मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ या माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको जल्दी ख़त नहीं लिखा। मैं बहुत ज़्यादा अपने टेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के। लेकिन अब चूँकि वो कल ख़त्म हुए हैं तो अब मैं सुकून में हूँ और मेरा जो परफॉर्मेंस है टेस्ट के अंदर वो बहुत ही इत्मीनान बख्श है। जैसा कि आप जानती हैं कि मेरी इंग्लिश ग्रामर जो थी वो वीक है, लेकिन अब मैंने अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया है कि मैं रोज़ाना 2 घंटे इस सब्जेक्ट को दूंगा। जैसा कि आप जानती हैं कि मेहनत जो है वो कभी भी ज़ाया नहीं होती, तो मुझे यकीन है कि मैं अपनी इस चीज़ के ऊपर काबू पा लूँगा। You know that physics is my pet subject. In physics, I attempted 6 questions. The answer to one question was wrong, but it was extra. All the questions of mathematics are 100% right. I hope that I shall get the first prize in physics and mathematics and stand first in my class. I feel pleasure in informing that you that I attempted the test well and hope for an excellent result. I owe it all to your good piece of advice and encouragement. I also require your prayer. You should remain satisfied regarding my studies and need not worry. Best compliments to father and love to the young ones at home. With best wishes, XYZ.
बेटा इसके अंदर जो मेन चीज़ है, देखें हम टेस्ट के बारे में बता रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी सेहत के बारे में उनको बताना है और हमने वजह बतानी कि हमने उनको जो लेटर है वो लेट क्यों लिखा, क्योंकि टेस्ट थे और आपने उन टेस्ट का जिक्र करना है इसके अंदर, ठीक है। और फिर अपनी कोई भी ऐसे सब्जेक्ट का जिक्र करना है जिसमें आप वीक हों, फिर साथ में आपने उनको तसल्ली देनी है कि मैं उसके अंदर मज़ीद मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ ताकि मैं उसके ऊपर काबू पा लूँ। और फिर उनको बताना है कि बाकी टेस्ट के अंदर मैंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और मुझे उम्मीद है कि मैं क्लास में फ़र्स्ट आ जाऊँगी, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, जैसे कि फ़र्स्ट प्राइज़ या अटेम्प्टेड 6 क्वेश्चन, इस तरीके के, ठीक है। और फिर लास्ट में आपने कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं घर वालों के लिए, सलाम दुआ और बेस्ट विशेस लिखकर और XYZ। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। आई होप बेटा आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमने जितनी भी ग्रामर की है, जितने भी हमने आगे कॉम्प्रीहेंशन ऐसे स्टोरी या लेटर किए हैं, आपने उनको अच्छी तरीके से याद करना है और प्रैक्टिस करनी है घर पे। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।